हाय फ्रेंड्स, आज हम जिस ग्रामर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक लेवल से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो है प्रीपोजिशन। जी हाँ दोस्तों, बेसिक लेवल से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके बारे में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बारे में स्टूडेंट के मन में भी डाउट रहता है। तो आइए आज इस वीडियो में हम उस डाउट को क्लियर करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में बेल वाला बटन दबाएं ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। दोस्तों, प्रीपोजिशन का वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट वर्क है प्रीपोजिशन नाउन को सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है। आइए मैं विस्तार से बताता हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड फ्लाइज, ये सेंटेंस पूरा सेंस कंप्लीट नहीं कर रहा है। इस सेंस को कंप्लीट करने के लिए आप ऐसा सवाल पूछिए, बर्ड कहाँ पे उड़ता है? तो आप कहेंगे स्काई में, यानी आसमान में। सो स्काई ये नाउन हुआ है और इस नाउन को भी इस सेंटेंस से जोड़ना है। द बर्ड फ्लाइज द स्काई, ऐसे तो नहीं जोड़ सकते। इसके लिए हमें प्रीपोजिशन की जरूरत होती है। जैसे कि द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, इन ये प्रीपोजिशन हुआ है और वही काम ये करता है। प्रीपोजिशन नाउन को जोड़ने का काम करता है और सेंटेंस का सेंस कंप्लीट भी करता है। जैसे कि देखिए, बर्ड फ्लाइज, इससे ज़्यादा मीनिंगफुल द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, ये ज़्यादा मीनिंगफुल है। इसका दूसरा भी वर्क है दोस्तों। जैसे कि प्रीपोजिशन सेंटेंस का मीनिंग स्लाइटली चेंज करता है। आइए मैं इसे एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। द कैट जम्प्स ऑन द टेबल, दूसरा सेंटेंस है द कैट जम्प्स ओवर द टेबल। इन दोनों सेंटेंस में हमने ऑन और ओवर ये दो प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। अभी देखते हैं सेंटेंस का मीनिंग। द कैट जम्प्स ऑन द टेबल, यानी कैट टेबल पे जंप कर रही है। दूसरा सेंटेंस पे देखिए, द कैट जम्प्स ओवर द टेबल, कैट टेबल के ऊपर से जंप कर रही है। इन दोनों सेंटेंस में क्रिया सरी की है, मतलब कैट जंप करेगी मतलब करेगी, लेकिन यहाँ पे प्लेस डिफरेंट है। फर्स्ट सेंटेंस में ये टेबल पे जंप कर रही है तो सेकंड सेंटेंस में वो टेबल के ऊपर से जंप कर रही है। तो ये होता है कि प्रीपोजिशन सेंटेंस का मीनिंग स्लाइटली चेंज करता है। दोस्तों, आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। प्रीपोजिशन कितने सारे हैं, प्रीपोजिशन कैसे यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन का कैसे स्टडी करना है और एग्जाम में अगर पूछा जाए तो कैसे फेस करना है। ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे और आज हम वही क्लियर करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, क्योंकि अगर आपको इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछे किसी भी एग्जाम में तो आप पटाख से इसके आंसर दे सकोगे। आप कहेंगे प्रीपोजिशन तो बहुत सारे हैं और इनके कई छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इनको कैसे याद किया जाए। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रीपोजिशंस लिखे हैं जो वाइड लेवल पे और जनरल सेंस से यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको प्रीपोजिशन का सही स्टडी करना है तो आप प्रीपोजिशन को फॉलोइंग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दीजिए। जैसे कि टाइम, प्लेस, मैनर, पर्पस, कॉज, रीज़न, पोसेसिव, मीजर, स्टैंडर्ड, वैल्यू, पोसेशन, कंट्रास्ट, इनमें आप इनको कैटेगराइज कर दीजिए और स्टेप बाय स्टेप इन कैटेगरीज का स्टडी कीजिए। सबसे पहले हम टाइम लेंगे। टाइम को आप कैसे डिवाइड करेंगे और टाइम को बताने के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन का आप यूज़ करेंगे। तो आइए हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं। हम हमेशा डेफिनेट और एग्जैक्ट टाइम बताते हैं, जैसे कि सेकंड, मिनट, आवर, ये हम बताते हैं। तो इनको डिनोट करने के लिए हमें एट इस प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। एट प्रीपोजिशन एग्जैक्ट टाइम बताता है, डेफिनेट टाइम बताता है। जैसे कि ट्रेन इज़ अराइविंग एट 11 o'clock, यू रीच एट 10 AM। यहाँ पे 11 o'clock और 10 o'clock ये एग्जैक्ट टाइम हो और इसे डिनोट करने के लिए हमें एट इस प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। याद रखिए, डेफिनेट टाइम एट प्रीपोजिशन का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, हम दिन के 4 पार्ट करते हैं, उसे पार्ट्स ऑफ डेज कहते हैं। पार्ट्स ऑफ द डे को बताने के लिए हमें इन और एट इस प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, ये दिन के 4 पार्ट्स हो गए। इनमें से मॉर्निंग
आफ्टरनून और इवनिंग, ये 3 पार्ट्स बताने के लिए हमें इन का यूज़ करना है। जैसे कि आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, आई वर्क इन द आफ्टरनून, आई ऑलवेज प्ले इन द इवनिंग। तो इन तीनों सेंटेंस में देखिए मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, इन तीनों को डिनोट करने के लिए हमने इन का यूज़ किया है। बट आई स्लीप एट नाइट, ही कॉल्ड मी एट नाइट, ऐसे सारे सेंटेंस जो नाइट से जुड़े होते हैं वो नाइट डिनोट करने के लिए हमें एट का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट, वीक, मंथ, सीजन, ईयर, ये सारे डिनोट करने के लिए हमें इन का यूज़ करना है, याद रखिए। जैसे कि 12 महीने होते हैं, जनवरी टू दिसंबर। कोई भी मंथ होता है, सीजन होता है, सीजन यानी रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ये सारे सीजन होते हैं, वो डिनोट करने के लिए इन का यूज़ कीजिए। वैसे ही डिकेड, डिकेड यानी 10 साल का समय, सेंचुरी यानी 100 साल का समय, इन सारे समय को डिपिक्ट करने के लिए हमें इन इस प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। जैसे कि वी फील कोल्ड इन विंटर सीजन, वी फील hot in summer season, we born in 1998, he developed it in a decade, rain comes in a month of June, date और days, वीक में 7 days होते हैं, मंडे टू संडे। और हम कोई भी डेट बताते हैं तो उसके लिए हमें ऑन इस प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। जैसे कि द मीटिंग इज हेल्ड ऑन मंडे, यहाँ पे हमने ऑन इस प्रीपोजिशन को यूज़ किया है मंडे डिनोट करने के लिए। ही विल रिटायर ऑन 3/4/2020, यानी हमने डेट बताने के लिए भी क्या इस्तेमाल किया है, ऑन इस्तेमाल किया है। तो याद रखिए डेट और डेज ये बताने के लिए ऑन इस प्रीपोजिशन का यूज़ कीजिए। उम्मीद है ये जो मेजर रूल्स एंड रेगुलेशंस है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बताने के लिए ये आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ प्रीपोजिशंस सिचुएशन और कंडीशंस के अनुसार भी यूज करना होता है, जैसे कि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। ये डिनोट करने के लिए हमें फॉर और सिंस का यूज़ करना है। पास्ट में हम कुछ कार्य करते हैं और वो हमें याद नहीं रहता है, सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम याद रहता है। जैसे कि मैंने 2 साल में 12वीं कंप्लीट की, मैंने 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ये जो पीरियड होता है वही याद रहता है, तो इसे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। जनरली पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम ये जो दोनों टाइम्स होते हैं, समय होते हैं, जो कंडीशन होती है वो फॉर और सिंस से ही डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। देखिए वो गए 5 साल से काम करता आ रहा है, 5 साल उसे याद है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम याद नहीं है। कुछ कुछ समय पॉइंट ऑफ टाइम याद रहता है, जैसे कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1994। उसको ईयर पता है कि नहीं, मैं पास्ट में 1994 से क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि वो कितने साल हो गए हैं वो क्रिकेट खेल रहा है। तो ये होता है पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप बॉस हैं और आपने अपने अंडर ऑफिसर को कुछ समय दिया है, नहीं आपको ये काम इतने ही समय में कंप्लीट करना है, तो आप कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे? यू कंप्लीट योर वर्क बाय 2 days, यानी इसका मीनिंग हुआ कि मैं इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दे सकता, आपको उसी वक्त में वो काम कंप्लीट करना है, ऐसे इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो ड्यूरिंग, इसका मतलब होता है दौरान या किसी अवधि में। आपको कोई वर्क करना है तो वो किसी अवधि में या कालावधि में ही कंप्लीट करना होता है। आई कंप्लीट MSc IT इन समर वैकेशन, ही टुक केयर ऑफ हिज वाइफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका अर्थ है ड्यूरिंग किसी कालावधि में ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है बिटवीन। बिटवीन यानी 2 टाइम्स के अंदर, 2 टाइम के बीच में। आई स्टेड हियर बिटवीन 2019 to 2020, यानी 2 काल के बीच का टाइम। आई वॉच्ड मूवी बिटवीन 12 PM to 3 PM। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में बियॉन्ड का भी यूज किया जाता है। बियॉन्ड यानी के पार, उसके पार। आई डू नॉट वर्क बियॉन्ड 5 o'clock, मैं 5 बजे के बाद काम नहीं कर सकता, 5 बजे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। ये जो चीज़ें बतानी होती है वो बियॉन्ड से बताई जाती है। नेक्स्ट है अनटिल और टिल, का मीनिंग है उस समय तक।
शॉप ओपन्स टिल 6 o'clock। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है थ्रू। थ्रू यानी पूरे समय तक, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, ऐसे उसका अर्थ होता है। आई विल वर्क देयर थ्रू 5 o'clock। मैं पूरे 5 बजे तक काम करूँगा। अबाउट का भी यूज़ टाइम दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका मीनिंग होता है लगभग, के आसपास। आई रीच द प्लेस अबाउट 6 o'clock, यानी मैं करीबन 6 बजे वहाँ पहुँचा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।